हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्रैब्स साइकिल के बारे में कि कैसे क्रैब्स साइकिल रन होती है। एक पॉइंट जो इसमें छूट गया था वो ये था कि क्रैब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में कंबाइन होता है तो वो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सिस्टम बेसिकली इसीलिए है कि जो NADH एंड FADH2 जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हमारे ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल के दौरान सिंथेसाइज हुए थे, उन मॉलिक्यूल से एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कॉम्प्लेक्सेस से मिलके बनी होती है। इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। कॉम्प्लेक्स वन का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले इस मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारी है वो परफॉर्म होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रैब साइकिल हमने देखा था, क्रैब साइकिल होती थी मैट्रिक्स में। तो जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट है जैसे कि NADH एंड FADH2 जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा FADH2 होगा कि जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि NADH और FADH2 ये ऑक्सीडाइज होंगे। अब जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो नाम से ही ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH से हाइड्रोजन को निकाल दिया जा रहा है और वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें, NAD+ में। जैसे ही किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैरियर्स के पास में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है FMN एक तरह का कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र करता है आयरन सल्फर के पास में। आयरन सल्फर ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को फर्दर आगे ट्रांसफ़र करता है यूबिक्विनोन के पास में। जो यूबिक्विनोन है हमारा, ये एक तरह का मोबाइल कैरियर प्रोटीन होते हैं। जो मोबाइल कैरियर प्रोटीन है ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जो अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और आगे वाले मॉलिक्यूल को वो रिड्यूस कर देता है। कॉम्प्लेक्स 1 में हमने देखा कि जो NADH का ऑक्सीडेशन हुआ था, जब भी NADH का ऑक्सीडेशन होता है, जस्ट अ मिनट, जब भी NADH का ऑक्सीडेशन होता, तो NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो उस दौरान 4H+ आयन मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एंटर कर जाते हैं। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स 1 के दौरान हमें 4H+ आयन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 को जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमेरेट में। और हमने जब क्रैब साइकिल देखा था तो उसमें हमने ये स्टेप शायद मिसिंग था, बट इस दौरान हमने देखा था कि जब फ्यूमेरेट बनता है तो हमें एक FADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। जब ये सक्सिनिक एसिड आगे फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरेट यहाँ पे बनता है, तो उस दौरान क्या होता है, FADH2 का प्रोडक्शन होता है। तो इस दौरान हमें जब भी हम यहाँ पे FADH हो क्या रहा है, बेसिकली इस स्टेप के अंदर जो हमारा FADH2 जो है वो
DH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं FAD+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जब भी ये ऑक्सीडेशन होता है, जब भी ये प्रोसेस होता है तो दो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर स्टोर हैं, जो कि ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जब इस स्टेप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं वो उसको हमारा FAD+ ले लेगा और आगे वो ट्रांसफ़र कर देगा। जब FADH2 ऑक्सीडाइज हुआ तो वो FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो FAD है वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र करता है आयरन सल्फ़र कॉम्प्लेक्स को, और आयरन सल्फ़र कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र करता है यूबिक्विनोन को, जो कि एक तरह का मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। वो ट्रांसफ़र करेगा UQH2 को। यूबिक्विनोन जो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, एक्चुअली ये रिड्यूस हो जाएगा, यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र हुआ है तो वो रिड्यूस हो गया है। तो UQH2 जो है, जो हमारा मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, वो उस इलेक्ट्रॉन्स को अब आगे कैसे ट्रांसफ़र करेगा वो देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉम्प्लेक्स 2 है हमारा, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करता है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, मैं एक बार ये चीज़ आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा क्रैब साइकिल है वो कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में, यानी कि यहाँ पे। तो क्रैब साइकिल यहाँ पे होती है, और जो हमारी ETS साइकिल होती है वो होती है यहाँ पर, इस जगह। तो जो ये स्पेस होता है, जस्ट अ मिनट, ये स्पेस जो होता है इसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो जो H+ आयन बन रहे हैं वो इसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 जो हमारे प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, इनर मेम्ब्रेन में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स 1 से आए हों चाहे कॉम्प्लेक्स 2 से आए हों, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास में। कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जो ये कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल, हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम B, ठीक है, साइटोक्रोम B, और इसको अगर हम स्प्लिट कर दें, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1, ये मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको बोलते हैं हम साइटोक्रोम BC1। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं सबसे पहले साइटोक्रोम B के पास में, देन वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोक्रोम C1 के पास में ट्रांसफ़र होते हैं। एट लास्ट जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम C के पास में। साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, पर जो साइटोक्रोम C है वो एक तरह का मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। मोबाइल कैरियर का मतलब वो मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से रिसीव करके जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा, वो 4 आयन पंप कर देता है इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना। फिर क्या होता है कि 4H+ आयन इसने पंप कर दिया, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है साइटोक्रोम C लेके आता है और वो ट्रांसफ़र कर देता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब ये नाम कैसे आया कि जो साइटोक्रोम C है उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया कॉम्प्लेक्स 4 को, यानी कि उसने रिड्यूस तो कर दिया कॉम्प्लेक्स 4 को, पर वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का देना यानी कि ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है कि साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर को, देन ये साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और एट लास्ट कॉपर CuA
ओके, Cu के पास में जाता है, यानी कि कॉपर के पास। इस प्रोसेस के दौरान भी 2 H+ आयन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र होता है। अब अगर हम बात करें कि अब H+ आयन जो है हमारे वो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब अगर हम आगे देखें तो जो हमारे पास में H+ आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो H+ आयन्स प्रेजेंट था मैट्रिक्स के अंदर, और भी जो H+ आयन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन कहाँ से आया, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाली बात है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ETS रन करती है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिड्यूस कर देगा, ये H+ ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं प्रोसेस को, कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ हैं वो ले लिए गए हैं, ठीक है, वो खुद ने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर ले हैं और इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब एक तरह से ये तो ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, फोस्फोराइलेशन का मतलब ATP, कहीं ना कहीं ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव कंडीशन के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP का बनना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आयंस आ गए, ठीक है, अब हमें एनर्जी चाहिए। अब ये H+ तो इकट्ठे हो गए, बट ATP कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो काम होता है कॉम्प्लेक्स 5 का। कॉम्प्लेक्स 5 कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे। मेनली जो ये H+ आयन पंप हुए हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के थ्रू ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी F0 F1 कॉम्प्लेक्स का बना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है, इसको बोलते हैं ATP सिंथेज, ठीक है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है F0, दूसरा होता है F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखें तो जो हमारा ये F0 होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और F1 जो होता है हमारा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और जब H+ आयन पंप आउट होते हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन के थ्रू, ठीक है, पंप आउट होंगे तो इस टाइम पे ATP का प्रोडक्शन होता है। ADP जो होगा वो फॉस्फेट के साथ करके ATP का प्रोडक्शन करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो ये हैं, अगर एक NADH मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स 1 काम कर रहा है क्योंकि एक NADH मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस दौरान हमें 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। वहीं अगर हम एक FADH2 के ऑक्सीडेशन की बात करें, क्योंकि FADH2 अगर काम करेगा तो फिर यहाँ पे 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. ये हमने देखा था कि ऑक्सीजन का रोल सिर्फ ये टर्मिनल स्टेप में होता है। Yet the presence of the oxygen is vital since it drives the whole process by removing the hydrogen from the system. ठीक है, कैसे हो रहा है ये, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि हमें क्या होना चाहिए कि जो H+ आयन का ग्रेडियंट बनना चाहिए, और वो ग्रेडियंट की वजह से ही वो कॉम्प्लेक्स 5 से
पंप होंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ग्रेडियंट बनना चाहिए। ग्रेडियंट बनने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो H+ आयंस हैं यहाँ पे हमारे, H+ आयंस ऑक्सीजन क्या करता है, इनको ख़त्म कर देता है, एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके। तो इसके वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जो कि हमें हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स 5 को रन करने के लिए। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज़ द लाइट एनर्जी दैट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट required for phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. अब यहाँ पे बताया गया है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो लाइट एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन सके, जो कि रिक्वायर्ड होता है फोस्फोराइलेशन के लिए। बल्कि अगर हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा ग्रेडियंट बन सके, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और उस ग्रेडियंट को हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स 5 को यूज़ करते हुए ATP के प्रोडक्शन के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4H+ जब पास करते हैं थ्रू द F नोट फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 1 ATP। ठीक है, यहाँ से हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये है कि एक ATP के लिए 4H+ आयन पंप होने चाहिए फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं कि 1 NADH से 3 ATP का प्रोडक्शन हुआ, 1 FADH2 से 2 ATP का, ये कैसे हुआ। तो ये हम ऐसे देख सकते हैं कि 4H+ रिक्वायर्ड होते हैं एक ATP के प्रोडक्शन के लिए, हमें पता है। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि अगर एक NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो हमें कितना H+ मिलता है। अगर NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स 1 काम करेगा, यानी कि 4H+ आयन। कॉम्प्लेक्स 2 काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे NADH का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र हुए H+ कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 3 काम करेगा जो कि 4H+ पंप करेंगे। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स 4 काम करेगा जो कि 2H+ पंप की है। इससे हमें समझ में आता है कि 10H+ पंप होते हैं किसके लिए, NADH के लिए। और हमने बोला एक ATP के प्रोडक्शन के लिए 4H+ आयन पंप होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बात करें, तो अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 4H+ एक के लिए, 2 के लिए अगर हम बात करें तो कितने, 8H+, और अगर हम 10 की बात करें तो वो होगा 2.5 ATP। बट ये बुक्स कुछ जैसे NCERT बुक्स या कुछ बुक्स के अंदर ये ओल्ड वाला जो वर्ज़न है वो लिखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं 3 ATP। बट अगर हम एग्जैक्ट बात करेंगे, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स लेंगे कुछ जो कि अपडेटेड है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2.5 ATP जो है उसका प्रोडक्शन होता है फॉर द 1 NADH, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें FADH2 के लिए, तो FADH2 में हम बोल रहे हैं 2 ATP। ठीक है, बट ये 1.5 ATP होता है अगर हम एग्जैक्ट बात करें। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, फॉर FADH2 हमारा कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें FADH2 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
कॉम्प्लेक्स 2 काम करेगा, बट ये कोई H+ आयन को पंप नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 3 काम करेगा तो ये 4H+ आयन पंप कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 काम करेगा जो कि 2H+ आयन को पंप कर रहा है। तो एट लास्ट हम अगर देखें तो 6H+ आयन पंप हो रहे हैं। ठीक है, 4 यहाँ 2 यहाँ 6 आयन। ठीक है, तो अगर हम ओल्ड वर्जन के हिसाब से बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, वो इसलिए वो ऑल अप्रॉक्स लिया जाता है। बट अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 4H+ आयन से हमें एक ATP मिला, एंड देन 2H+ आयन हमें बचे, उसकी वजह से 1.5 ATP, जिसको हम ओल्ड वर्जन में 2 ATP भी, मतलब ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग 2 ATP भी लेके चलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस complex and also this concept. If there is any query, you can ask it in the comment box, and if there is any suggestion you want from my side, you can also comment it. And in the next video we will cover the respiratory balance sheet and also the amphibolic pathway. So thank you so much.